तो अब स्टार्ट कर लेते हैं रेडिएशन। रेडिएशन से पहले हम लोगों ने पढ़ा थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन ये कंप्लीट कर लिया। इसमें एक क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज वाला होता है, तो उसे आज की क्लास में नहीं लेते हैं। जब रेडिएशन ख़त्म करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो वो करा देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही हो गया, रेडिएशन होता क्या है? व्हाट इज रेडिएशन? क्या होता है रेडिएशन? व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन क्या है? एमिशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रेडिएशन। तो जो एनर्जी इमिट हो रही है, एमिशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रेडिएशन। जो डेफिनेशन आपने लिखी है उस डेफिनेशन ने आपको ये बता दिया कि टेम्परेचर के बिना तो कोई बॉडी है ही नहीं। इसका मतलब है कि हर एक बॉडी क्या दे रही है? रेडिएशन एनर्जी दे रही है। तो एवरी बॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट आर इमिटिंग रेडिएशन at all possible temperature। क्योंकि बिना टेम्परेचर के तो आपको कोई बॉडी मिलने ही वाली नहीं है। जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी हैविंग वेवलेंथ 0 to इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट। 1 सेकेंड में जो एनर्जी निकल के आ रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पावर। भाई जूल पर सेकंड क्या होता है? पावर होता है। तो इमिटिंग एनर्जी जो है, टोटल इमिटिंग एनर्जी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द पावर। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां पे ले रहे हैं, जरा ध्यान देना। एक पॉइंट होगा एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल वाला u, और इसी से कनेक्ट होगा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। हम उसको u से लिखेंगे और साथ में लैम्डा लगा देंगे। स्मॉल u बनता है, याद रखना। हमारे पास में होगा पावर, हम P से लिखेंगे, और फिर होगा स्पेक्ट्रल पावर, हम उसको P लैम्डा से लिखेंगे। हमारे पास में होगा इमिसिव पावर, इमिसिव पावर को हम E से लिखेंगे, और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हम उसको E लैम्डा से लिखेंगे। हमारे पास में होगा एब्जॉर्बिटिव पावर, हम उसको A से लिखेंगे, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिटिव पावर हम उसको A लैम्डा से लिखेंगे। फिर यही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ नोट में लिख रखी हैं, फिर हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है भाई? चलो पहले इतना काम करो।
इधर वाली डेफिनेशन हम बनाएंगे, आपको बताएंगे क्या होती है। स्पेक्ट्रल जहां जहां लगा हुआ है वहां की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बनेगी। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल स्मॉल यू है और स्पेक्ट्रल वाली एनर्जी डेंसिटी का सिंबल भी स्मॉल यू है। कंपैरेटिवली थोड़ा यहां बड़ा बन गया हमसे। अब आइडियल ब्लैक बॉडी जान लें और फिर ये सारी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? आइडियल ब्लैक बॉडी बार बार लिखना होगा तो IBB। लास्ट वाला एब्जॉर्बटिव पावर, ऊपर वाला एमिसिव पावर, और उधर भी लिखा है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बटिव पावर, और उसके ऊपर लिखा है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? इसमें जो ब्लैक टर्म आया है उससे मतलब मत रखिएगा, मतलब ये मत सोचना कि ये तो कलर में ब्लैक होती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसी बॉडी होती है जो जितने भी रेडिएशन, चाहे जिस लैम्डा का रेडिएशन उस पर डाला जाए तो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मान लो अगर हम ये कहते हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी है भाई, ये आइडियल ब्लैक बॉडी, तुमने इस पर एक रेडिएशन डाला, एब्जॉर्ब हो गया, खा गया ये। तुमने कहा चलो अच्छा रेडिएशन डालते हैं, थोड़ा सा लैम्डा बदल देते हैं, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर तुमने और लैम्डा बदल के रेडिएशन डाला, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जो ग्लास है ना, ग्लास, वो उस रेडिएशन को ट्रांसमिट करता है जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से या टेम्परेचर के आसपास के होते हैं। भाई आपने अपनी खिड़की पे ग्लास लगा दिया तो सनलाइट तो आ जाती है ना, तो सनलाइट आ गई, मतलब ये जो ग्लास है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, या ये कह सकते हो कि 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर 100% एब्जॉर्ब किया होगा तो फिर तो बाहर ही नहीं निकल के आएगी। तो आइडियल ब्लैक बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, 100% एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन एब्जॉर्ब होने के लिए जो आइडियल ब्लैक बॉडी है वो लो टेम्परेचर पर होगी कंपेरेटिवली टू अदर जहां से रेडिएशन आ रहा है। और जब इस आइडियल ब्लैक बॉडी को तुम हाई टेम्परेचर पर ले जाओगे तो इसने जितने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए हैं वो सारे के सारे क्या कर देगा? इमिट कर देगा। यानी आइडियल ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी विच absorb 100% incident radiation over it when it is in low temperature and 100% emit all radiations when it is at high temperature। तो आइडियल ब्लैक बॉडी वो बॉडी है कि जब इससे कहा जाता है कि तुमको रेडिएशन देना है तो जितना भी इसने एब्जॉर्ब कर रखा है वो सारा का सारा क्या करेगा? बाहर कर देगा। और जब इससे कहा जाता है कि तुमको रेडिएशन एब्जॉर्ब करना है तो फिर इसकी कोई ये शिकायत नहीं आती कि भाई हम ये रेडिएशन तो एब्जॉर्ब करेंगे और ये नहीं करेंगे, ये पार्शियली करेंगे। जैसे ग्लास के केस में ऐसे रेडिएशन जो बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस हैं ग्लास एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जैसे ही रेडिएशन 100 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर के हैं तो वो क्या करता है? ट्रांसमिट कर देता है। कुछ परसेंट एब्जॉर्ब भी करता होगा, फिर कुछ परसेंट ट्रांसमिट कर देता है। इसीलिए जो ग्लास है वो लाइट को रोक नहीं पाता। ऐसी लाइट जिसका रेडिएशन, जिसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 100 या 100 से ऊपर है, उसको रोक नहीं पाता, तो सनलाइट को नहीं रोक सकता वो। ठीक है ना। ऐसे ग्लास जो कि जैसे मान लीजिए आपने जो है आर्टिफिशियल कोई बल्ब की लाइट के बारे में सोचा, तो हाँ ऐसे ग्लास हैं कि लाइट जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, हैं ऐसे। लेकिन आप सनलाइट को रोक सकते हैं? ग्लास से नहीं रोक सकते हैं। रेडिएशंस जो हैं वो ट्रांसमिट होंगे ही होंगे। तो आइडियल ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या बनेगी? ये एक ऐसी बॉडी है
जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी रेडिएशंस को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है जब ये लो टेम्परेचर पर होती है, और सारे के सारे रेडिएशंस को इमिट कर देती है जब ये हाई टेम्परेचर पर होती है। और इस आइडियल ब्लैक बॉडी का जो ये फीचर है ना, इसी को आइडियल कहा जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडी जो है ब्लैक इन कलर हो। ये एक देखा गया है कि जैसे अगर हम किसी बॉडी की जो है इनर सरफेस को ब्लैक कर दें, जो काजल होता है, अगर हम उस पर रेडिएशन डालें तो सारा का सारा 99.99% क्या होता है, एब्जॉर्ब। तो अगर मान लेते कोई आइडियल ब्लैक बॉडी है और वो कलर में ब्लैक नहीं है, वो कलर में ब्लैक नहीं है, तो आप उसको जो है ये नोटिस करो कि उसने क्या 100% एब्जॉर्ब किया और 100% इमिट किया, तो हाँ वो आइडियल है। अब जैसे मान लो कोई बॉडी आइडियल नहीं है, उसको 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और 100% इमिट भी नहीं कर पा रही है, तो प्रैक्टिकली अगर हम उसकी सरफेस को ब्लैक कर दें तो फिर उसकी जो एब्जॉर्बटिव पावर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आइडियल ब्लैक बॉडी ब्लैक ही हो। क्लियर ये बात। तो हेडिंग है आपकी आइडियल ब्लैक बॉडी, और इसमें डेफिनेशन लिख लें आप। इट इज सच बॉडी ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, इट इज सच बॉडी ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, इट इज सच बॉडी ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट which can absorb 100% radiation incident over it, which can absorb 100% radiation incident over it, and can emit, EMITT, can emit 100% radiation from it, 100% radiation from it, and can emit 100% radiation from it। जहाँ पे emit लिखा है वो अंडरलाइन करो, जहाँ पे absorb लिखा है वो अंडरलाइन करो। corresponding to its low and high temperature respectively, corresponding to its low and high temperature respectively, corresponding to low and high temperature respectively, corresponding to low and high temperature respectively। कि एब्जॉर्ब होने की कंडीशन में उसका टेम्परेचर कैसा होगा, सराउंडिंग से लो होगा, और इसके इमिट की कंडीशन में सराउंडिंग से क्या होगा, हाई होगा। क्लियर ये बात। अब मैं एक एक डेफिनेशन लिखता हूँ, आप जो है डेफिनेशन देखो, रटना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो बात बन जाएगी। जैसे लिखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, और इसका सिंबल है U। इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो आप बना लोगे, और वो भी यहाँ बनानी नहीं है, आपको सिचुएशन जब आपको लगे कि नहीं अब बनानी पड़ेगी तो बना लीजिएगा। U लैम्डा। देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। एनर्जी डेंसिटी क्या है, टोटल कितनी रेडिएशन एनर्जी आ रही है फ्रॉम द यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी है स्मॉल u इज इक्वल टू टोटल रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। तो डेफिनेशन अगर बनाओगे तो क्या लिखोगे, रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम।
is called एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये हो गया। इसकी डायमेंशन भी जरा निकालो। तो ऊपर एनर्जी है ml² T-2 और नीचे वॉल्यूम है L3, तो डायमेंशन हो गया ml-1 T-2। अब स्पेक्ट्रल वाली एनर्जी डेंसिटी क्या है? तो अब हम जो है रेडिएटेड एनर्जी में स्पेसिफिक वेवलेंथ को फोकस करेंगे। जैसे हमारे पास में कोई बॉडी है, तो इस बॉडी से कुल एनर्जी रेडिएट हो रही थी, तो हमने कहा मुझे इस टोटल से मतलब नहीं है, मुझे तो केवल उससे मतलब है जिसका वेवलेंथ चलो मान लेते हैं 2200 एंगस्ट्रॉम है। तो जब एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन में आप एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के पीछे पड़ करके अपनी बात कहते हैं, तो वो क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रल। जैसे सन से तो रेडिएशन आ रहा है, सन से रेडिएशन लाइट वाला भी आ रहा है, हीट वाला भी आ रहा है और अल्ट्रावायलेट भी आ रहा है। 3 रेडिएशंस आ रहे हैं और लाइट में भी सब प्रकार के हैं, विबग्योर का कॉम्बिनेशंस है। तो हमने कहा कि मुझे तो सन से आने वाले उस रेडिएशन से लेना देना है जो ग्रीन कलर का है, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, बाकी को हम नहीं देखेंगे। तो हमने स्पेसिफिक उस लैम्डा को चुन लिया। तो जब एनर्जी डेंसिटी की कहानी में आप स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट कर लेते हो, तो वो बन जाता है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। यानी कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? टोटल स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला रेडिएशन एनर्जी और अपॉन में क्या? वॉल्यूम, ये बनेगी। अगर आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? व्हाट इज स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी? टोटल रेडिएटेड एनर्जी corresponding to specific wavelength and volume ratio is called the spectral energy density। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को लिखना ही चाहोगे, चलो बिगनिंग है तो मैं इसको लिख के दिखाता हूं, यहीं से बनाता हूं। स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। जबकि ये डेफिनेशन आपको खुद बनानी थी, तो बिगनिंग है इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद में है पावर P, और यहां पर है स्पेक्ट्रल पावर P लैम्डा। तो देखो पावर बराबर क्या होता है? टोटल रेडिएटेड एनर्जी अपॉन टाइम। और स्पेक्ट्रल वाला पावर क्या होगा? स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएटेड एनर्जी अपॉन में टाइम। ठीक है ना? इसके बाद में है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर को हम स्मॉल ई लिखते हैं, इसको इंटेंसिटी भी कहा जाता है। इंटेंसिटी ये देखिए क्या है? E इज इक्वल टू टोटल रेडिएटेड एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। और जब हम स्पेक्ट्रल में चलेंगे
स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में जब जाएंगे, जिसको कि हम ई लैम्डा से लिखते हैं, तो सेम यही कॉपी होगा। ई लैम्डा इज इक्वल टू अपॉन में एरिया भी होगा, टाइम भी होगा, लेकिन जो हम ऊपर काउंट करेंगे वो स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएटेड एनर्जी काउंट करेंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी। तो सब डेफिनेशन आप बनाने के लिए कैपेबल हो जाइए। अब जैसे मान लो इस डेफिनेशन को अगर तुमको फ्लो में लिखना है, तो टोटल रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर। भाई जब टाइम से डिवाइड हुआ तो पर यूनिट टाइम बन गया, एरिया से डिवाइड हुआ तो पर यूनिट एरिया बन गया। दोनों बात कर सकते हो ना आप सब लोग, हम लिखा नहीं रहे इसको, ठीक है। सिमिलरली वहां पर भी अगर आपके पास में बॉडी जो है आइडियल वाली है, स्पेशल, फॉर आईबीबी सिंबल ऑफ एमिसिव पावर इज कैपिटल ई। तो अगर आपके पास में आइडियल ब्लैक बॉडी है और आप उसकी एमिसिव पावर की बात कर रहे हैं, तो सिंबल स्मॉल ई नहीं होता, सिंबल क्या होता है? कैपिटल ई होता है। फिर चलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर पर। एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको तुमने ए से लिखा है, तो ये क्या होता है भाई? तो ए बराबर होता है इंसिडेंट रेडिएटेड एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएटेड एनर्जी जो आपने बॉडी पर गिराया है, और अपॉन में उल्टा लिख गया मैं, आ रहे, ये हो गया एब्जॉर्ब्ड रेडिएटेड एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट रेडिएटेड एनर्जी। ये हो गई एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट रेडिएटेड एनर्जी इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्टिव पावर। अब स्पेक्ट्रल पर चलते हैं। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा, तो ए लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड रेडिएटेड एनर्जी लिखा तुमने, स्पेसिफिक वेवलेंथ, एब्जॉर्ब्ड रेडिएटेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट रेडिएटेड एनर्जी। हाँ, वो तो कुछ कॉमन हो गया ना, वो तो ऊपर एक बार लिख दिया, तो सारी डेफिनेशन आप बना सकते हो। और अगर आप नहीं बना सकते हो तो मुझे बताओ, तो मैं लिखा दूं। बना लोगे ना, जरूरत नहीं है तो नोट कर डालिए आप।
स्पेक्ट्रल वाली जो डेफिनेशंस हैं वो ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, इनको तैयार करिए, जब आपको लगे कि स्पेक्ट्रल बनाना है तो बन जाएगा। अब बहुत सोच समझ करके जब ये लिखने वाला काम आपका पूरा हो जाए तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कि ड्यूरिंग emission of energy absorption also take place, and reverse is also true। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट है कि जब कोई बॉडी कहते है, जब कोई बॉडी के लिए आप ये कहते हो कि इससे तो एनर्जी आ रही है, तो क्या वो बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही है एनर्जी? या अगर कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या उसी समय वो, उस समय क्या वो रेडिएशंस भी हो रहा है, इमिट भी कर रही है? आंसर है हाँ, क्योंकि ये दुनिया जो है चारों तरफ किन लोगों से घिरी हुई है? रेडिएशन करने वालों से घिरी हुई है। तो अगर सन जो है हीट को, सन जो है अर्थ को क्या नाम है एनर्जी दे रहा है, तो आसपास के लोगों से जो है वो रेडिएशन ले भी तो रहा होगा। बस डिपेंड करेगा कि सन से ज़्यादा टेम्परेचर वाले कौन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ये प्रोसेस जो है चलता है, एक साथ चलता है। हाँ, अब अगर आप कह रहे हो कि प्रोसेस अगर एक साथ चलता है तो हमने देखा कि जो एनर्जी देने वाली थी वो ठंडी हो गई, तो इसका मतलब है उसमें जो है इमिशन ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लिखते लिखते इस चीज़ों को समझो भाई। जैसे मान लो हमारी चाय जो है ठंडी हो गई, तो चाय तो एनर्जी ले भी रही थी और एनर्जी दे भी रही थी, तो ठंडी क्यों हो गई? क्योंकि इसने ज़्यादा एनर्जी दे दी है और एनर्जी ले कम पाई है। तो ठंडे होने का मतलब क्या हो गया? कूल होने का मतलब क्या हो गया? एनर्जी ज़्यादा निकाल दी गई है लेकिन एनर्जी ले कम पाया है। और हॉट होने का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन कम है और नहीं, हॉट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और इमिशन क्या है? कम है। क्लियर है ना ये बात? तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। और यहां से आपने अभी अभी मुझे बताया कूलिंग, कूलिंग का मतलब है, कूलिंग मीन्स ठंडा होना, मतलब कि इमिशन ज़्यादा है, इमिशन ज़्यादा है और जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है? वो कम है। तो अगर ये गड़बड़ी हो जाती है तो ऑब्जेक्ट में कूलिंग आ जाती है। और अगर आप बोलते हो हीटिंग, तो इसका मतलब ये हो गया जो इमिशन है वो बहुत पुअर है, जो इमिशन हो रहा है वो पुअर हो रहा है, और जो एब्जॉर्प्शन है वो रिच है।
वो ग्रेटर है। इस ग्रेटर को हम यहाँ पर रिच भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, और लेसर को यहाँ पे पुअर लिख सकते हैं। लेसर मीन्स पुअर और ग्रेटर मीन्स रिच। और यही नज़रिया जो इस समय बोर्ड पर चल रहा है, यही नज़रिया प्रीवोस्ट थ्योरी के नाम से फेमस है। कि प्रीवोस्ट थ्योरी क्या कहती है? प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। एक्सचेंज का तो मतलब समझते हो ना, गिव एंड टेक। आपने कोई चीज दी है, उसके बदले आपको कुछ मिलना है। तो ये हीट एक्सचेंज प्रोसेस का यही प्रीवोस्ट थ्योरी है। तो प्रीवोस्ट थ्योरी कहता है कि जब भी इमिशन ऑफ एनर्जी होता है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी भी होता है, और रिवर्स भी ट्रू है। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इमिशन ऑफ एनर्जी भी होता है। कहता है कि कूलिंग मीन्स का मतलब है इमिशन रिच है, एब्जॉर्प्शन पुअर है, और हीटिंग का मतलब है इमिशन पुअर है, एब्जॉर्प्शन रिच है। एंड व्हेन टेम्परेचर बिकम इक्वल देन देयर विल बी नो इमिशंस, देयर विल, इमिशन बोलना गलत होगा, देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज बिटवीन देम। जैसे हमने कहा भाई ये और ये सेम टेम्परेचर पर आ गया, तो इन लोगों में आपस में एक्सचेंज नहीं होगा। ये किसी और के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं, डजंट मैटर, बट ये आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर ये भी आ गया कि व्हेन, मैं टू की बात कर रहा हूं, व्हेन टू बॉडीज मेंटेन इक्वल टेम्परेचर देन देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज, देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज बिटवीन देम। और तुम्हारे अपने खुद के लिए एक लाइन लिख रहे हैं, तुम्हारे खुद के लिए, कि ऐसा होने के लिए, ऐसा होने के लिए, होने के लिए बोथ बॉडीज शुड बी आइसोलेटेड, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भाई देखिए, मैंने कहा कि ये वाला मार्कर और ये वाला मार्कर आपस में हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ये कहाँ है तो इसी यूनिवर्स में ना। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सराउंडिंग के बाकी लोगों के साथ तो ये एक्सचेंज कर रहा होगा ना, और ये भी कर रहा होगा, तो पलक झपकते ही इनके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? गड़बड़ हो जाएंगे, तो आपस में हीट एक्सचेंज चालू हो जाएगा। तो अगर हम किसी तरीके से दो लोगों को आइसोलेट कर लें, मतलब उनका आपस में किसी और से कनेक्शन खत्म हो जाए, तो फिर सेम टेम्परेचर आने के बाद वो लोग हीट एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो ये है प्रीवोस्ट थ्योरी की विजन, जो कि आपको बताई गई। कॉन्टिन्यूएशन में बढ़ते चलिएगा, हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। जहां मैं आपको अलर्ट करूं वहां थोड़ा सा आप अपने आप को रोकिएगा। जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, इमिसिविटी क्या होती है? इमिसिविटी, इसको ई और यहां आर से लिखते हैं। इसका एक नाम और है रिलेटिव। रिलेटिव एमिटेंस क्या होता है? तो जरा देखिए ये क्या है रिलेटिव एमिटेंस, ध्यान देना। हमारे पास में एक जनरल बॉडी है, जनरल बॉडी है, जनरल बॉडी यानी जीबी, टेम्परेचर टी पर है, टेम्परेचर टी। तुम्हारे पास में आइडियल ब्लैक बॉडी है, IBB, और वो भी है टेम्परेचर टी पर। जनरल बॉडी ने रेडिएशन इमिट किया, तो रेडिएटेड एनर्जी Q है, जनरल बॉडी GB। आइडियल ब्लैक बॉडी ने एनर्जी इमिट किया, तो रेडिएटेड एनर्जी है QIBB। तो इनका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एमिटेंस। मतलब ER इज इक्वल टू है Q जनरल बॉडी अपॉन Q आइडियल ब्लैक बॉडी
बट शर्त क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलो भाई, ऑल यू कैपेबल ना डेफिनेशन देने के लिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर द रेशियो ऑफ रेडिएटेड एनर्जी फॉर जनरल बॉडी एंड रेडिएटेड एनर्जी फॉर द आइडियल ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड द। अच्छा, अगर दोनों जनरल बॉडी आईबीबी बन जाए तो क्या हो जाएगा? 1। तो ऊपर तो रिलेटिव एमिटेंस अगर 1 है तो इसका मतलब है कि जो दोनों बॉडीज आपकी हैं वो कैसी हैं? आइडियल हैं। तो यहां पर स्पेशल में गए हम, इफ जीबी माने जनरल बॉडी रिप्लेस बाई आईबीबी देन ER इज इक्वल टू 1। तो जो रिलेटिव एमिटेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो स्टीफन ने और स्टीफन बोल्ट्जमैन वैसे अलग हैं, लेकिन स्टीफन की ही हेल्प से उन्होंने भी एक लॉ दिया था, तो उनको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है वो। तो रेडिएशन की दुनिया में स्टीफन लॉ क्या है और रेडिएशन की दुनिया में स्टीफन और बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? स्टीफन लॉ बात करता है इमिसिव पावर की, लेकिन वो आईबीबी, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है बात करता है इमिसिव पावर जनरल बॉडी की। यानी स्टीफन लॉ में हमको इमिसिव पावर डिस्कस करनी होती है, इमिसिव पावर ऑफ आईबीबी। तो इमिसिव पावर ऑफ आईबीबी को किससे लिखा था तुमने? कैपिटल ई से, ठीक है। लेकिन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में क्या होगा? इमिसिव पावर डिस्कस होगी, इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी जीबी, और तुमने उसको किससे लिखा था? ई से। क्लियर है ना ये बात? चलो, तो अब स्टीफन लॉ क्या कहता है? स्टीफन लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास ये आईबीबी है जो कि T टेम्परेचर पर है, एट टेम्परेचर T, तो आईबीबी की जो इमिसिव पावर है वो प्रोपोर्शनल टू है T की पावर 4। ये कैपिटल ही अपने आप में बता रहे हैं कि किसकी इमिसिव पावर है? आईबीबी। तो ये जो है कांस्टेंट आएगा और T की पावर 4। सिग्मा जो है स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। क्या मैं इसकी अपनी जो है कोई थ्योरी वाला स्टेटमेंट दूं? आपको पता है कि किसी आईबीबी के लिए इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। और टेम्परेचर का T अगर जनरली कहीं पर बनता है तो केल्विन होता है, तो यहाँ पे T किस में है? केल्विन में है, ठीक है। अरे बोलो यार। अब इसी को तुम लिख सकते हो Q अपॉन AT। तो यहां लिखना पड़ेगा QIBB सिग्मा T की पावर 4, क्योंकि आपको ये पता है ना कि जो इसकी डेफिनेशन थी इमिसिव पावर की, तो इमिसिव पावर था एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। और जो रेडिएटेड एनर्जी है तुम उसको किससे लिख रहे हो? Q से, एरिया इनटू टाइम। तो QIBB हो गया AT, QIBB अपॉन AT बराबर सिग्मा T की पावर 4। तो यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी, QIBB निकाल सकते हो आप सिग्मा T की पावर 4 AT, ठीक है। जहां पे सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, T की पावर 4 में T आइडियल बॉडी आईबीबी का टेम्परेचर, A माने एरिया और T माने टाइम। चलते हैं यहां पर। तो यहां पर हमने इमिसिव पावर ऑफ जीबी चाहिए, तो हमको पता है कि ER बराबर होता है QGB अपॉन में क्या? QIBB। तो यहां से आपको मिलेगा QGB
इज इक्वल टू ई आर क्यू आई बी बी। तो ये आ गया क्यू जी बी। ई आर क्यू आई बी बी कितना है ये देखो, सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन 80। अब ये सोच लो, ये समझ लो कि जितना एरिया तुम्हारी आईबीबी का है उतना ही एरिया क्या जीबी का है। तो यहां पर हमने कहा है, देखो क्लियर करते हैं इस बात को, ये ए किसका है, एरिया ऑफ आईबीबी। तो लेट ए इज एरिया ऑफ जीबी। ठीक है, जो टाइम तुमने उधर डिसाइड किया वही टाइम यहां ले लो। तो जीबी का एरिया ले लिया क्यू जीबी, और यहां पर एरिया जीबी और साथ में टाइम। ठीक, यहां पर ई आर सिग्मा टी की पावर 4 80 अपॉन में ए जीबी और साथ में क्या टाइम। और तुम जीबी का एरिया जो है किसके इक्वल लेके चल रहे हो, तो ए जीबी बराबर है ए आई बी बी। तो देखो यार ये तो कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल हो गया। और ये क्या बन गया, इमिसिव पावर जनरल बॉडी की। भाई इमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो यहां पर छोटा ई क्या हो जाएगा, छोटा ई एनर्जी क्यू आई बी बी, सॉरी क्यू जी बी अपॉन में एरिया जी बी और साथ में क्या टाइम। तो ये हो गया इमिसिव पावर किसका, जनरल बॉडी का। तो ये आ जाएगा ई आर सिग्मा टी की पावर 4। तो ये लास्ट वाला कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और ये कहलाता है जो ये लिखा हुआ है ये और ये स्टीफेंस लॉ। इन दोनों लॉज को करने के लिए हमने क्या चीज कॉमन रखी है, एरिया ऑफ बोथ द बॉडीज आर इक्वल। यही एक मेन फीचर्स है, ठीक है ना। दूसरा कि टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज आर इक्वल, वो तो शुरू से ही डिस्कस चल रहा था रिलेटिव इमिटेंस में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए और यहां पर मैं उसको फाइनल टच दे देता हूं। रिजल्ट पर आता हूं, फाइनल टच देता हूं। आई बी बी, इधर लिखा जीबी। आई बी बी का एरिया ए, जीबी का भी एरिया ए। आई बी बी का टेम्परेचर टी, जीबी का टेम्परेचर भी टी। आई बी बी की इमिसिव पावर कैपिटल ई, जीबी की इमिसिव पावर स्मॉल ई। आई बी बी का रेडिएटेड एनर्जी क्यू आई बी बी, इसकी रेडिएटेड एनर्जी क्यू जी बी। जीबी माने जनरल बॉडी। फॉर पर्टिकुलर टाइम टी, तो अगर हम पर्टिकुलर टाइम टी लें तो हमको सीखने को मिला है E बराबर सिग्मा टी की पावर 4, क्यू आई बी बी बराबर सिग्मा टी की पावर 4 80। ये हमको स्टीफन ने सिखाया, और स्टीफन की ही कॉपी करते हुए हमको मिला है E बराबर ई आर सिग्मा टी की पावर 4, हमको मिला है क्यू जी बी बराबर, अगर हम क्यू जी बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो यहां पे इस E को ओपन कर दो, सब लोग देख लो इधर, E को लिखोगे क्यू जी बी अपॉन ए जी बी टी, तो उधर जाएगा तो क्यू जी बी क्या मिलेगा, ई आर मिलेगा, सिग्मा मिलेगा, टी की पावर 4 मिलेगा, ए मिलेगा, टी मिलेगा। बोलो तो क्या सीख रहे हो कि स्टीफेंस के लॉ में राइट हैंड में जो कुछ है, जनरल बॉडी के केस में भी राइट हैंड में वही सब कुछ है, बट ई आर एक्स्ट्रा चल रहा है। ई आर क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा। सोच के देखो
कि अगर जनरल बॉडी IBB हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ER1 हो जाएगा, तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा इसी में।